नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम यूपी, एलटी, जीआईसी, जीडीसी हिंदी मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से मॉडल पेपर 4 लेकर आप सभी के सामने हाजिर हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हमें उम्मीद है कि जब से हम मॉडल पेपर आप सभी के सामने रख रहे हैं, निश्चित तौर पर आप समय निकाल कर उनको हल कर रहे होंगे और देख रहे होंगे कि आपके लिखने की स्पीड बढ़ गई होगी, सोचने समझने की क्षमता बढ़ गई होगी, एक अंदर से कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा कि एग्जाम हॉल में हम अच्छा करेंगे और बेहतर लिखेंगे। तो इसी प्रयास में हम अभ्यास सेट यानी मॉडल पेपर 4 आप सभी के सामने रखेंगे। आपने देखा होगा कि इसके पहले जिन 3 मॉडल पेपर पर हमने चर्चा किया था, उसमें काफ़ी वेरिएशन था। कभी-कभी टिप्पणी पर आधारित प्रश्नों को हम शामिल किए हुए थे, लेकिन आज के प्रैक्टिस सेट में हमने एकदम से सपाट क्वेश्चंस को रखा हुआ है। ये चेक करने के लिए कि जब आपको कोई चीज़ सीधी-सीधी मिल जाती है, तो क्या वो सही मायने में आसान होती है, सरल होती है या फिर उसमें भी कठिनाई होती है। तो हमने आज सीधे-सीधे प्रश्नों को रखा हुआ है। चलते हैं, देखते हैं अब वो कौन-कौन से प्रश्न हैं। शुरुआती में आप देख रहे हैं शुरुआत में कि निर्देश दिए गए हैं कि कितने घंटे का पेपर होगा, कितने अंकों का पेपर होगा, कितने खंडों में है। ये सारी चीज़ें भी आपको पेपर हल करते समय ज़रूर ध्यान रखना है ताकि आप समय प्रबंधन कर सकें। तो खंड अ में हमने जिन प्रश्नों को रखा हुआ है, पहला प्रश्न है, आलोचक के गुणों की चर्चा करते हुए किसी एक आलोचक का मूल्यांकन कीजिए। 8 अंकों का यह प्रश्न है। सबसे पहले हमें आलोचक के गुणों की चर्चा करना है। कम से कम 5 गुणों की आप चर्चा कर सकते हैं, 4 की भी कर सकते हैं और किसी एक आलोचक जो आपको पसंद, ये आपके पसंद के ऊपर निर्भर करता है कि आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल को लिखते हैं, आप हजारी प्रसाद द्विवेदी को लिखते हैं, नगेंद्र को लिखते हैं या फिर बच्चन सिंह को लिखते हैं, राम स्वरूप चतुर्वेदी को लिखते हैं, रामविलास शर्मा को लिखते हैं, नंद दुलारे वाजपेयी को लिखते हैं, किसको लिखते हैं, ये आपकी रुचि पर आधारित है। ठीक है, मान लीजिए जहां तक हम अनुमान लगाते हैं कि 80% विद्यार्थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल को यहाँ पर चुन सकते हैं, लेकिन ये आपके पसंद के ऊपर है कि आप आलोचक के गुणों की चर्चा करते हुए किसी एक आलोचक का मूल्यांकन करेंगे। जितने भी नाम हमने लिए उसमें से किसी एक को आप ले सकते हैं, उनकी जो भी आलोचनात्मक कृतियां हैं, उनकी विषय वस्तु क्या रही है और वो अन्य आलोचकों से कैसे अलग रहे, उसको ध्यान में रखते हुए पूरा आपको मूल्यांकन करना है। अगला प्रश्न है, उपन्यास और कहानी में अंतर क्या है, स्पष्ट कीजिए। अगर इन्हीं दोनों को हम मिला दें तो इनको हम कथा साहित्य भी कहते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत इनमें अंतर है। इसको लेकर हमने मेंस की पुस्तक में बताया भी है और स्वलिखित प्रश्नों की सीरीज में भी चर्चा किया हुआ है। तो उपन्यास और कहानी में कम से कम 5 से 6 अंतर स्पष्ट करते हुए, उपन्यास में चर्चित उपन्यास का उदाहरण देते हुए, कहानी में चर्चित जो भी कहानी रही उसका उदाहरण देते हुए अपनी बात को आप कंप्लीट करेंगे। अगला प्रश्न है, स्वर संधि के भेदों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि प्रश्न तो देखने में सीधे और सरल प्रतीत हो रहे हैं। ध्यान रखना है कि ये प्रतीत हो सकते हैं, लेकिन इसमें भी विविधता है, वेरिएशन है। स्वर संधि के भेदों का उल्लेख करते हुए उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि स्वर संधि के मुख्य रूप से 5 भेद हैं, तो उन भेदों का जिक्र करते हुए एक एक उदाहरण देना है, क्योंकि आपको समय का भी ध्यान रखना है। एक एक उदाहरण देंगे, आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। पश्चिमी हिंदी की बोलियों का संक्षिप्त परिचय दीजिए।
यानी जब भी आप पश्चिमी हिंदी पर बात करेंगे तो कम से कम 5 बोलियों का जिक्र उसमें हो ही जाएगा। अगर मान लीजिए 5 नहीं कर पा रहे हैं तो 4 का भी आप करते हैं और उदाहरण सहित आप अपनी बात को रखते हैं तो आपका ये प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। 8 में अधिकतम अंक आपको मिलने के चांस हो जाएंगे। तो पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, ठीक है, इनको ध्यान में रखिए। बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, जितनी भी उपभाषाएं हैं उनको एक नजर इसी के बहाने आप जरूर ध्यान में रख के जाइए। यहाँ पर प्रश्न के हिसाब से पश्चिमी हिंदी बोली का संक्षिप्त परिचय देना था और आप देखेंगे कि ऐसा प्रश्न यहाँ पर बनाया गया। इसमें खड़ी बोली जिसके वजह से हिंदी साहित्य निर्मित हुआ, इसमें आप देखेंगे ब्रज, ये दो मुख्य आप देख रहे हैं, तो इन पर आपको विशेष रूप से चर्चा करना चाहिए। अगला प्रश्न है कि प्रयोगवाद की परिभाषा लिखते हुए उसके 2 कवियों का परिचय दीजिए। तो प्रयोगवाद की शुरुआत कब से होती है, ये अपने पूर्ववर्ती काव्य धारा से कैसे अलग है, इन सभी की चर्चा करते हुए 2 कवियों का परिचय देना है। तो जिसमें एक कवि हैं अज्ञेय, इनका हर हाल में आपको उल्लेख करना ही पड़ेगा। मान लीजिए आपने प्रयोगवाद को लेकर बड़ी बड़ी बातें लिख दी, लेकिन अज्ञेय का अगर आप जिक्र नहीं करते हैं, कितना भी आप अच्छा उत्तर लिखे हो, आपका उत्तर अधूरा माना जाएगा। कारण है कि जिस प्रयोगवाद को हम पढ़ते हैं वो अज्ञेय की वजह से ही पढ़ते हैं। उन्होंने पूर्ववर्ती काव्य धारा प्रगतिवाद की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि कला को कला ही रहने दीजिए, साहित्य को साहित्य ही रहने दीजिए और उसको राजनीति का अखाड़ा मत बनाइए। कुछ इस तरीके से उनका विचार था। तो एक तो अज्ञेय का हो गया, दूसरा आप शमशेर बहादुर सिंह इत्यादि का नाम जोड़ सकते हैं। ठीक, तो 8 नंबर के हिसाब से समय प्रबंधन करते हुए अपनी बातों को लिखना है। आदिकालीन हिंदी साहित्य के वैविध्य पर विचार कीजिए। आप देख रहे हैं कि देखने में सीधा साधा प्रश्न है, लेकिन कई तथ्यों को अपने अंदर समाहित किया हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि आदिकालीन हिंदी साहित्य विविधता से भरा हुआ है। इसमें रासो साहित्य लिखे गए, इसमें नाथ साहित्य लिखे गए, सिद्ध साहित्य लिखे गए, ठीक है, इसमें लौकिक साहित्य लिखे गए। इन सभी चीजों का जिक्र करते हुए आपको अपनी बात को लिखना है। ठीक है, तो कंप्लीट हो जाएगा उत्तर। अनुप्रास अलंकार के भेदों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। आपने अलंकार पढ़ा ही होगा और साथ में अनुप्रास अलंकार के बारे में आप जानते हैं कि इसके कम से कम 5 भेद व्याकरण की किताबों में मिलते हैं। तो उनका उल्लेख करते हुए उदाहरण सहित अपनी बात को रखना है। तकनीकी तौर पर यह मेहनत करने वाला प्रश्न है, इसका उत्तर तैयार करते समय थोड़ा बहुत मेहनत तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, सामान्य तौर पर जितना आसान अनुप्रास अलंकार की परिभाषा है, लेकिन आप देखेंगे जब इसके भेदों की हम बात करते हैं तो कहीं शब्दों की बार बार आवृत्ति होती है, कहीं वाक्यों की आवृत्ति होती है, ठीक है, और कहीं कोई अंत में तुकांत के रूप में उसकी आवृत्ति होती है। अलग अलग तरीके के उसके लक्षण है, भेद है। तो उन सभी बारीकियों को आपको ध्यान में रखते हुए अपने उत्तर को लिखना है। निर्गुण और सगुण काव्य धारा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो नॉर्मली आपको 5 से 6 अंतर यहाँ पर बतला देने हैं कि आखिरकार निर्गुण काव्य धारा क्या है और सगुण काव्य धारा क्या है। आसान प्रश्नों में से एक है ये। आप बचपन के दिनों से यानी कि ग्रेजुएशन के दिनों से ही इन बारीकियों को जानते हैं, बस आपको लिख देना है। महाकवि माघ के व्यक्तित्व कृतित्व पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर महाकवि माघ के बारे में आप सभी को बतलाना है। जैसा कि आप जानते हैं कि माघ के बारे में एक बात कही जाती है, माघे संति त्रयो गुण, 3 गुणों के लिए माघ जाने जाते हैं। तो उनका उल्लेख करते हुए अगर 3 गुणों का उल्लेख आप नहीं करते हैं तो आपका उत्तर अधूरा माना जाएगा। तो उनका उल्लेख करते हुए माघ की कौन कौन सी रचनाएं, खासतौर से शिशुपाल बधम को लेकर आप सभी अच्छे से जानते हैं कि शिशुपाल बधम महाकवि माघ की रचना है, उसके विषय वस्तु के बारे में आप बतला सकते हैं।
ठीक है। अरीतिकालीन काव्य धारा के पारस्परिक अंतर को स्पष्ट कीजिए। अरीतिकालीन काव्य धारा के बारे में हमें यहां पर बतलाना है। यानी कि जो पारस्परिक अंतर की बात की जा रही है, रीतिबद्ध काव्य धारा क्या है, रीति सिद्ध क्या है, ठीक है, और रीति मुक्त क्या है, इसको लेकर आपको विचार करना है और 8 नंबर के हिसाब से चर्चा करना है और बतला भी देना है कि रीतिबद्ध काव्य धारा के अंतर्गत कौन कौन शामिल है, रीति सिद्ध के अंतर्गत कौन है और रीति मुक्त के अंतर्गत कौन कौन है। तो परस्पर अंतर को स्पष्ट करते हुए इसके उत्तर को लिखना है। तो उम्मीद है कि 8 नंबर के प्रश्नों को आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इसको किस तरीके से हमें लिखना है। यहां पर खंड ब पर अगर हम बातचीत करें तो पहला सवाल पूछा गया, द्विवेदी युगीन काव्य की सामान्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो द्विवेदी युगीन जो काव्य धारा रही या फिर उसकी जो सामान्य विशेषताएं रही, प्रवृत्तियां रही, उन पर विचार करते हुए आपको श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त और साथ में सोहनलाल द्विवेदी या राम नरेश त्रिपाठी इत्यादि का जिक्र करते हुए अपनी बात को कंप्लीट करना है। और आप जानते हैं कि इसकी एक खास विशेषता है इतिवृत्तात्मकता। आपने ऑब्जेक्टिव तैयारी करते समय भी इसको ध्यान में रखा होगा और यहाँ पर भी आपको उसका उल्लेख करना पड़ेगा। तो 12 नंबर के हिसाब से कम 6 काव्य प्रवृत्तियों की चर्चा करते हुए 3-4 हमने कवियों की बात की, उनका जिक्र कर दीजिए। आप उनकी रचनाओं का उल्लेख करते हुए अपने उत्तर को कंप्लीट कर सकते हैं। जीवनी और आत्मकथा में अंतर स्पष्ट करते हुए किन्हीं 2 हिंदी जीवनी की तुलना कीजिए। तो यहां पर जीवनी और आत्मकथा में अंतर स्पष्ट करना है। कम से कम 3 से 4 जो भी अंतर हो उनको बतलाते हुए हिंदी जीवनी साहित्य जो भी आपने पढ़ा हो, चाहे वो प्रेमचंद की जीवनी को पढ़े हो या निराला की जीवनी को पढ़े हो, इन दोनों की तुलना आप कर सकते हैं। ठीक है। और चाहे तो प्रेमचंद के ऊपर ही कम से कम 3-4 जीवनियां लिखी गई हैं, तो उनका भी आपस में आप तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। ठीक, लेकिन अच्छा रहेगा कि प्रेमचंद और निराला पर लिखित जो भी जीवनियां हैं उनको अगर आप डालते हैं अपने उत्तर में तो ज्यादा बेहतर आपको अंक मिल सकता है। ठीक है। हिंदी पत्रकारिता के उद्भव एवं विकास पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम आप सभी से चर्चा कर रहे हैं तो हिंदी पत्रकारिता को 200 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो एक सवाल तो पत्रकारिता से आना तय है। खासतौर से जीआईसी और जीडीसी की हम बात करें तो उनके प्रश्न पत्र में पत्रकारिता से एक क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि ये समर्पित वर्ष है, इसलिए कई बार विधाओं का निर्धारण उसके समर्पित वर्ष से भी होता है। एक सवाल तो आना चाहिए अगर एक्सपर्ट के तौर पर हम देखें तो। हाँ, एलटी में हो सकता है कि कुछ विद्यार्थियों को लगे कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन हम अन्य गद्य विधाओं के अंतर्गत देखें तो इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। सवाल 1-2 कभी कभी सीमा से भी पूछ लिए जाते हैं। सीमा मतलब आपको लगेगा कि पत्रकारिता या फला चीज सिलेबस में नहीं है, लेकिन वो बॉर्डर पर तो है, अन्य गद्य विधाओं के अंतर्गत इसको आप रख सकते हैं। तो क्या जाता है, क्योंकि आप अभ्यास ही कर रहे हैं, मान लीजिए आ गया तो न के स्थान पर कुछ न कुछ आप अपने उत्तर में जरूर लिखेंगे। जैसा कि पिछले प्रैक्टिस सेट में हमने आप सभी के लिए कहा था कि हर प्रश्न का 25% उत्तर आप जानते हैं। आप बिना पढ़े लिखे भी अगर एग्जाम हॉल में जाते हैं तो आप देखेंगे कि आप कुछ न कुछ 1-2 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन लिख ही लेंगे। लेकिन जब आप मेंटली अपने को तैयार करके जाते हैं तो वहां पर आप प्रदर्शन करते हैं, आप अपना हरफन मौला परफॉर्मेंस करते हैं कि हमें पीडीएफ में आना है। तो इसीलिए तो हम तैयारी करते हैं, अभ्यास करते हैं। अगला जो प्रश्न है, बाण भट्ट के जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हुए उनके कृतित्व की समीक्षा कीजिए। तो सामान्य तौर पर आपको बाण भट्ट के बारे में बतलाना है और ज्यादा जोर देना है उनकी
जो भी रचनाएं हैं, उन रचनाओं की विषय वस्तु क्या है, उनकी प्रासंगिकता पर विचार करते हुए या फिर उनकी जो विशेषताएं रही उन पर विचार करते हुए आपको मूल्यांकन करना है, समीक्षा करना है। शब्द रूप और धातु रूप में अंतर स्पष्ट कीजिए। किसी एक शब्द रूप को पूरा लिखिए। तो यहां पर हमें बतलाना है कि शब्द रूप किसको कहते हैं और इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ते हैं, धातु रूप हम किसको कहते हैं और इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ते हैं। और यहाँ पर उत्तर के मुताबिक आप देख रहे हैं कि एक शब्द रूप को पूरा लिखना है, यानी कि प्रथमा विभक्ति से शुरू करना है और सप्तमी तक अष्टमी तक जाना है। ठीक है, तो पूरा लिख देना है। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, ध्यान रखना है कि जो आसानी से आप लिख सकते हैं। जैसे आपने राम को ही चुना तो आप आसानी से, मान लीजिए आपको लगेगा कि मैं अपने उत्तर में कुछ चमत्कार प्रस्तुत करता हूं, तो कोई कठिन आपने चुन लिया, तो फिर हो सकता है कि बीच में आप फंस जाए जाकर। तो हमेशा आंसर लिखते समय चूंकि आप कठिन लिखेंगे तो भी उतना ही नंबर मिलेगा, आसान लिखेंगे तो भी उतना ही नंबर मिलेगा। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए कि जिसमें आप फंसे नहीं, आपको कठिनाई महसूस ना हो, उन्हीं तथ्यों को आप रखने का प्रयास कीजिए। रीतिकाल के नामकरण की समस्या पर अपने विचार व्यक्त करें। आमतौर पर आप देखते हैं कि आदिकाल के नामकरण की समस्या पर सवाल आता है, लेकिन आदिकाल की तरह ही रीतिकाल के नामकरण को लेकर भी आलोचकों में मतभेद हैं और अलग अलग तरीके से अपने विचारों को आलोचकों ने व्यक्त किया हुआ है। तो आलोचकों के माध्यम से अपने विचार को व्यक्त करना है। आप 3-4 जो भी नामकरण रीतिकाल के दिए गए हैं उनकी चर्चा करते हुए आप भी एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। आमतौर पर रीतिकाल को कई बार अंधकार काल भी कुछ लोगों ने कहा है। ठीक है, अलंकृत, श्रृंगार, ये इन नामों से संबोधित तो किया ही है, लेकिन अगर आप नए सिरे से मूल्यांकन करें तो रीतिकाल की जो ऐतिहासिक चेतना रही है उसके आधार पर आप इसको जिस हिसाब से हिंदी आलोचना में रीतिकाल का नकारात्मक मूल्यांकन किया गया है उसके स्थान पे आप सकारात्मक कुछ पॉइंट्स दे सकते हैं। हमने स्वलिखित प्रश्नों की सीरीज में इस पर चर्चा की हुई है, आप प्लेलिस्ट जाकर देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को भले लगता हो कि संसाधनों की कमी के बावजूद भी हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप सभी का जुड़ाव है। आप चाहते हैं कि ऊंचे स्वर में न होते हुए भी हम ऊंची बातों को सुने, न कि हो हल्ला हो और काम की कोई बात न निकले। वो मुहावरा सही हो जाए, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि जितने भी तरीके के प्रश्नों को हमने शामिल किया हुआ है उसमें कोई न कोई अंश अगर 2% भी माने हम, तो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आपको इस हिसाब से देखना पड़ेगा। तो रीतिकाल के नामकरण की समस्या पर अलग अलग आलोचकों के हिसाब से विचार करना है और फिर अंत में 2-3 वाक्य अपने तरफ से भी आपको लिखना है कि हम समग्र रूप में इस नाम से रीतिकाल को पुकार सकते हैं या फिर ये नाम दे सकते हैं। ठीक, छायावाद और प्रगतिवाद में अंतर स्पष्ट करते हुए किन्हीं 2 छायावादी कवियों की तुलना कीजिए। आप देख रहे हैं कि प्रश्न देखने में सीधा लग रहा है, लेकिन इसमें वेरिएशन है। पहले तो आपको छायावाद और प्रगतिवाद में अंतर स्पष्ट करना है। कम से कम 3 से 4 अंतर आप बतलाएंगे। वो अंतर आधारित होंगे विषय वस्तु के आधार पर, जिसको कि हम कथ्य बोलते हैं, और शिल्प के आधार पर। इन दोनों के आधार पर आप अंतर स्पष्ट करेंगे। इसके बाद 2 छायावादी कवियों की तुलना भी करनी है आपको। तो 2 छायावादी कवियों में आप जैसा कि जानते हैं कि 4 कवियों का बार बार उल्लेख किया जाता है, उसमें से 2 को चुनना है। चाहे आप जयशंकर प्रसाद निराला को चुनिए, चाहे पंत महादेवी को चुनिए, चाहे इन चारों में से किन्हीं 2 को आप चुनिए। ये आपके पसंद के ऊपर है, आपके पसंद के ऊपर है, क्योंकि
छायावादी कवियों में वैविध्यता है हर एंगल से। इसमें आप देखेंगे कि परंपरा को लेकर चलने वाले भी कवि हैं, इसमें आप देखेंगे प्रकृति से जुड़ा रखने वाले कवि हैं, इसमें आप देखेंगे कि रहस्य को लेकर चलने वाले कवि हैं, और देखेंगे कि प्रगतिशीलता से प्रभावित भी कवि हैं। ठीक है, तो अलग अलग है, आप किन्हीं दो का चयन इसमें कर सकते हैं, आपके ऊपर है। हिंदी निबंध के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए। हिंदी निबंध के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालना है, तो इसकी शुरुआत आप भारतेंदु युग से करते हुए ललित निबंध तक लाने का प्रयास करेंगे। हमने 100 लिखित प्रश्नों की सीरीज में इन सभी पर चर्चा की हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। एक मौलिक ढंग का प्रश्न यहां पर देखिए, हिंदी काव्य परंपरा में अभिव्यक्त विरह वर्णन की विषय वस्तु की समीक्षा कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, मान लीजिए आपने बहुत अच्छी तैयारी कर ली है, लेकिन कई बार कुछ टेढ़े मेढ़े प्रश्न भी आ जाते हैं। आपके अंदर उत्तर लिखने की क्षमता रहती है, लेकिन आपको लगता है कि आखिरकार इसको फॉर्मेट कैसे करें, इसे उत्तर का प्रारूप कैसे हम बनाएं। तो हिंदी काव्य परंपरा में विरह वर्णन को लेकर आदिकाल से आधुनिक काल तक चर्चा की गई है। चाहे आप भिसल देवरासों को देखें, चाहे पद्मावत को देखें, नागमती वियोग खंड, चाहे गोपियों के विरह वर्णन को देखें, चाहे साकेत में उर्मिला के विरह को देखें। ठीक है, इन सभी को ध्यान में रखते हुए आपको अपना उत्तर लिखना है। तो कम से कम इसमें आप देख रहे हैं कि 4-5 रचनाएं आ जा रही हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि टिप्पणी वाले प्रश्नों से ये अलग है, भिन्न है? बिल्कुल नहीं, बस देखने में सीधा साधा लग रहा है, लेकिन इसमें भी क्या है, वेरिएशन है, विविधता है, समझने का फेर है। देवनागरी लिपि के सुधार हेतु व्यक्तिगत और संस्थागत किए गए प्रयासों की समीक्षा कीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि देवनागरी लिपि के गुणों और विशेषताओं को लेकर सवाल पूछे जाते रहे, इसकी वैज्ञानिकता को लेकर सवाल बनते रहे, लेकिन इनके बावजूद भी इसमें सुधार के प्रयास किए गए, व्यक्तिगत रूप से भी प्रयास किए गए और संस्थाओं ने भी प्रयास किया है। तो इसी की समीक्षा आपको करना है। तो कौन कौन व्यक्ति इसके सुधार के प्रोसेस में रहे, उसको ध्यान में रखना है, और कौन कौन सी संस्थाएं रही, उनको ध्यान में रखना है। क्रम के हिसाब से आपको बतलाना है। तो 12 नंबर के उत्तर को आप लिख पाएंगे। तो आपने देखा कि आज के मॉडल पेपर में हमने सीधे सीधे प्रश्नों को शामिल करने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आपको अब ये अंतर स्पष्ट होने लगा होगा कि चाहे वो वेरिएशन से भरा हो, टिप्पणी या फिर खंडों में विभाजित वाला प्रश्न हो, चाहे सीधा सीधा प्रश्न हो, सबको समझ कर लिखने की जरूरत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमारी यही कोशिश है कि हम चाहते तो इन प्रश्नों को पढ़कर 3-4 मिनट का वीडियो बना के अपना दूसरा काम करना शुरू कर देते, लेकिन हमने एक एक प्रश्न पर चर्चा की हुई है। अच्छा, कुछ विद्यार्थी हैं जो बार बार कमेंट कर रहे हैं कि आप प्रश्नों के उत्तर को भी लिखवाइए, लेकिन हमने आपको वक्त दिया है, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपको जाना है, आपको अपने हाथों का प्रयोग करते हुए लिखना है। उत्तर तो हम लिखवाएंगे, समय के मुताबिक लिखवाएंगे, आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो हमने आपको मौके दिए, आप जो निरंतरता में अभ्यास कर रहे हैं लिखने का, तो इन प्रश्नों के उत्तरों को खोजने का प्रयास कीजिए। नहीं तो पता चला आप एग्जाम हॉल में बैठ के सोच रहे हैं कि कोई बता दे। और नकल करना मनुष्य का एक स्वभाव होता है, चाहे वो युवा हो चाहे बूढ़ा हो, किसी भी तरीके का हो। क्योंकि हम इन्विजिलेशन ड्यूटी कई बार करते हैं, अलग अलग उम्र के विद्यार्थी बैठते हैं, दाएं बाएं हमेशा देखने का प्रयास करते रहते हैं। हालांकि ये कमीशन का एग्जाम है, इसमें हम उम्मीद करेंगे कि इस तरीके की घटनाएं न हो। तो प्रिय विद्यार्थियों, अपने से लिखने का प्रयास आप करिए। पहले आप खुद प्रयास करना शुरू कीजिए। हमने आपको एक मार्गदर्शन देने का प्रयास किया है, गाइडलाइन देने का प्रयास किया हुआ है, तो कम से कम उन चीजों को ध्यान में रखिए। और आप थोड़ा सा वक्त लेकर आप सोचिए, प्रश्नों को बनाने में भी दिमाग लगता है। ये ऐसा नहीं कि कहीं से मैंने इनको उठा लिया है, हमने इनको बनाने के लिए कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा विचार किया हुआ है कि ऐसे प्रश्नों को अपने विद्यार्थियों के सामने रखें कि इन प्रश्नों के बहाने
अगर इसमें थोड़ा मॉडिफाई करके क्वेश्चन आता है तो भी आप उत्तर लिख पाए। और ये तो सच है कि जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे, चाहे सरल प्रश्न हो चाहे कठिन प्रश्न हो, आपकी कलम तो चलेगी ही, चाहे वो सटीक दिशा में चले चाहे दूसरे दिशा में चले, आप लिख कर आएंगे ही और कमेंट भी करेंगे कि सर हमने लिखा तो अच्छा है, अब एग्जामिनर के ऊपर है। एक चीज का और मैं जिक्र करूंगा कि कुछ विद्यार्थियों ने लिखा कि वो चैट जीपीटी का प्रयोग कर रहे हैं वो, और काफी वो यूजफुल है। एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो आपकी कॉपी चेक करने वाले एक तरीके से एक्सपर्ट होंगे, अब वो इस जमाने के नहीं, वो उन आलोचकों के कथनों को खोजेंगे, उन विशेषताओं को खोजेंगे जो ऑलरेडी वो अपने जमाने में कभी पढ़ा करते थे। तो अभी अभी ये उपयोगी आपके लिए कुछ समय के लिए हो सकता है, क्योंकि हमें खाना बनाने की आदत नहीं है, केवल खाने की आदत है। तो हो सकता है कि बनी बनाई चीजें मिल जाए, लेकिन एक चीज ध्यान में रखना है, क्योंकि मैं सतर्क कर रहा हूं आप सभी को कि आप मूल किताबों से पढ़कर अपने उत्तर को बनाइए, वो ज्यादा आपको लाभदायी होंगे, अंक भी हासिल होंगे। और एक बात और कहना चाहेंगे कि तमाम ऐसे विद्यार्थी हैं जो कह रहे हैं कि आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, स्लो आ रही है, तो मैं यही कहूंगा कि वो अपने मोबाइल के स्पीकर को एक बार थोड़ा सा साफ सुथरा कर लें, क्योंकि हो सकता है कि अन्यों की अपेक्षा आवाज धीमी आ रही हो, लेकिन जब भी हम अपनी मोबाइल में सुनते हैं, लैपटॉप में सुनते हैं या टैब में सुनते हैं, तो आवाज बहुत ही क्लियर और स्पष्ट आती है। और एक श्रोता को या फिर परीक्षार्थी को जितने आवाज की जरूरत होनी चाहिए वो पर्याप्त आवाज निकलती है। और अगर आप चाहें कि मैं खूब जोर जोर से बोलूं, हल्ला करूं, तो शायद, चूंकि मैं एक बंद कमरे में बैठ के पढ़ाता हूं, अकेले एक इमेज आप सभी के सामने रखता हूं, तो जो एक हमारा स्तर है, लेवल है, उसके हिसाब से हम अपनी आवाज को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अगर इसके बावजूद भी आवाज धीमी आ रही है तो मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा तेज बोलूं, लेकिन मुझे लगता है कि पर्याप्त है। थोड़ा सा धीमी आवाज को भी सुनने का अभ्यास करेंगे तो मन को आपके मन पे पॉजिटिव असर ही पड़ेगा। हालांकि हमने कोशिश की है कि स्पष्टता रहे और आपको चीजें समझ में आ जाए। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी के कमेंट का हमें इंतजार रहेगा और आप सभी के कमेंट को मैं पढ़ता हूं, और जो भी विद्यार्थी बहुत ही सकारात्मक और अच्छे कमेंट करते हैं उनके लिए मैं हार्दिक आभार व्यक्त करूंगा। कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो उटपटांग कमेंट कर देते हैं, अब वो किसके बहकावे में है या फिर किससे प्रभावित हैं ये कहना बहुत मुश्किल है। एक दो बार मैंने चेक किया तो कुछ कोचिंग वाले से जुड़ाव उनका निकला हुआ है, और बड़ा ही जैसे अनमने अप्रत्याशित ढंग के कमेंट लिख देते हैं। ऐसा लगता है कि बिना सोचे समझे। अब जैसे इन प्रश्नों को मैंने आप सभी के सामने रखा हुआ है, तो ये अभ्यास के तौर पर है। इसमें से हो सकता है कि 20% ही क्वेश्चन आए, हो सकता है कि 50% भी क्वेश्चन आ जाए, 80% भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उठे और कुछ भी क्वेश्चन बना दिए। आप देखेंगे कि कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपके सिलेबस से मिलता ना हो या फिर उसके बाहर से हो। तो ध्यान रखिए चीजों का, और मेहनत का सम्मान आप करेंगे तो फिर मेहनत ही आपको सफलता तक ले जाएगी। बातें बहुत हैं, अपने को यहाँ पर रोकना पड़ेगा। आप सभी के कमेंट का हम इंतजार करेंगे। एकदम से आपके मन में जो भी आप लिखते रहें तो अच्छा रहेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।